आज हम लोग बात करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस की। बच्चों, जब भी रेशो चेंज होता है और जब भी कोई नए पार्टनर का एडमिशन होता है और जब भी कोई पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो हम लोगों को रिजर्व्स एंड सरप्लस को रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में और अगले 2 चैप्टर में रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में जो भी कुछ होने वाला है वो सब इन 3 चार्ट में मैंने कवर कर दिया है। तो ये 3 चार्ट जिसको समझाने में मुझे 15 मिनट लगेंगे बस, और 15 मिनट में आपके 3 चैप्टर का कम से कम 50 क्वेश्चनों में ये आएगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 50 क्वेश्चनों में आने वाला है। तो जो टाइम मुझे लिखने में लगा है उससे भी कम टाइम समझाने में लगेगा। बस कंसंट्रेशन के साथ सुनते जाना, सामने देखो, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बैठ जाना, सामने देखो। चलो बच्चों, अभी मैं मुर्तुज़ा अब्देली पार्टनर है और हमारा रेशो है 3:2:1। अब हमने इसे चेंज कर लिया 1:1:1। चैप्टर का नाम है चेंज इन रेशो। अब रेशो चेंज करने के बाद प्रॉब्लम क्या होगी कि हम तो 11 साल से पढ़ा रहे हैं, तो 11 साल से हम लोग जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं पूरा थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। थोड़ा पैसा जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, थोड़ा इस रिजर्व में, थोड़ा उस रिजर्व में। ऐसा सबकी आदत होती है रिजर्व बनाने की, तो हमारी भी आदत है, हमने बहुत सारा रिजर्व बना रखा है। अब रेशो चेंज होने के बाद अगर ये रिजर्व का कुछ नहीं करेंगे तो ये रिजर्व 1:1:1 में बटेंगे, जबकि आज बांटेंगे तो 3:2:1 में बटने चाहिए। तो जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसे मजा आ जाएगा और जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसकी पिक्चर बन जाएगी। तो इसीलिए रूल ये बना कि जब भी रेशो चेंज होगा तो पुराने समय में जितने भी रिजर्व कमाए गए हैं वो पुराने रेशो में बांट दिए जाएंगे, पुराने पार्टनर्स में। आपके हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे आज हमारा रिजर्व था 6 लाख रुपए का, तो आज अगर हम इसे बांटते तो मेरा रेशो 3 था तो मुझे मिलते 3 लाख, अब्देली का 2 था उसे मिलते 2 लाख और मुर्तुज़ा का 1 था उसे मिलते 1 लाख। 3/6, 2/6, 1/6, 3 लाख मुझे, 2 लाख अब्देली को, 1 लाख मुर्तुज़ा को। ये 6 लाख के रिजर्व थे हमारे पास। अब अगर मान लो ये रिजर्व को हम अभी नहीं बांटते और 1 साल बाद बांटते तो हमारा रेशो तो 1:1:1 हो गया, तो मुझे भी मिलते 2 लाख, 3 से मैं 2 लाख पे आ जाता, अब्देली 2 लाख पे ही रहता और मुर्तुज़ा 1 लाख से 2 लाख पे, तीनों को 2-2 लाख मिलते क्योंकि रेशो 1:1:1। तो अब आप बताओ कि रिजर्व आज बटने चाहिए कि 1 साल बाद बटने चाहिए? हाँ, आज बटने चाहिए। यशस्वी, आज ही बटने चाहिए। हाँ, अभी तो तू मना कर रही थी नहीं बटने चाहिए, यही बोला था। किसी की आवाज आई थी मुझे कि अभी नहीं बटने चाहिए। सबको ये लगता है अभी बटना चाहिए। सोच लो विनय पाठक। वो एक अलग हिस्सा है, ठीक है, वो तो मैंने यहाँ लिखा है। लॉजिकली आज बटना चाहिए कि बाद में बटना चाहिए? आज ही बटना चाहिए। बैठ जाओ, सबका यही व्यू है। हर बार पूछता हूँ यही बोलते हैं बच्चे, आज ही बटना चाहिए यार, क्योंकि पुराने समय में कमाया है रिजर्व तो पुराने पार्टनर में पुराने रेशो में बटना चाहिए। अब यही लॉजिक एडमिशन में भी है। एडमिशन में जब कोई नया पार्टनर आता है तो हम रिजर्व बांट देते हैं, क्योंकि अगर आज नहीं बांटेंगे तो फिर उसे भी देना पड़ेगा, जबकि वो तो आज आया है। यही लॉजिक रिटायरमेंट में भी है। आज हमने जो रिजर्व कमाया है आज ही बांट लो और लेके चले जाओ, बाद में बांटेंगे तो उन दोनों को ही मिलेगा, और आज बांटोगे तो तीनों को मिलेगा, हक तो तीनों का है। तो रिटायरमेंट में अगर मान लो मैं रिटायर होके चला जाऊं तो मेरे रिजर्व तो अब्देली मुर्सा को मिल जाएंगे, और एडमिशन में अगर चौथा पार्टनर आ गया तो उसे भी मिल जाएंगे, और रेशो चेंज हो गया तो रेशो चेंज में नए रेशो में बटेंगे आगे चलकर, आज तो ओल्ड में बटेंगे। तीनों जगह पे लॉजिक सेम है, तीनों जगह पे आप एक ही कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि रिजर्व आज ही बटने चाहिए। तो इसलिए रूल बना कि जब भी रेशो चेंज हो रिजर्व बांट दो। तो मैंने इसको 2 हिस्सों में बांटा है, when partner want to distribute and when they do not want to। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये if they want to distribute तो रिजर्व बांटने की 2 एंट्री है, एक रिजर्व बांटने की, एक लॉस बांटने की। जैसे रिजर्व बटेंगे वैसे लॉस भी बटेंगे। तो रिजर्व बांटेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L में पैसा पड़ा हुआ है तो P&L अकाउंट डेबिट, किसी और कंटिजेंसी रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट। तू कहाँ देख रहा है? यहाँ सामने देखना भाई, बुक में कहाँ देख रहा है? अभी यहाँ देखना, यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें वापस वही रूल लगा, पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो क्रेडिट,
क्या पार्टनर को कुछ भी, तो सब कुछ उन्हें मिलेगा। बाद में लिखना, टाइम दिया था तब तो लिखा नहीं, अभी फोटो ले लेना, समझो अभी इसको। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड रेशो में होगी एंट्री। अब सपोज करो 4 लाख के रिजर्व है तो 4 लाख ऊपर आएगा, 4 पार्टनर है, 2A B C D इक्वल रेशो है 1 1 1 1 1 में 1 लाख सबको मिल जाएगा, ये रिजर्व बढ़ गया। अब लॉस बांटना है तो रिवर्स कर दो, लॉस बांटना है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा। क्या डेबिट हो जाएगा? और नीचे लॉस आ जाएंगे। लॉस कितने तरह के होते हैं सर? P&L आपने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, बिल्कुल P&L में लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है। कैसे पहचानेंगे सर? अगर वो P&L के आगे डेबिट बैलेंस लिख दे मतलब लॉस है, और P&L के आगे क्रेडिट बैलेंस लिख दे मतलब प्रॉफिट है, क्योंकि अकाउंट्स में क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, डेबिट मतलब लॉस। तो अगर वो P&L में डेबिट लिख दे मतलब लॉस है, और लॉस बांटना है तो पार्टनर्स कैपिटल टू P&L। अब उसके बाद ये क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये कई बार अपन क्या होता है कि कुछ खर्चों में अपन को लॉस हो जाता है, जैसे एडवर्टीजमेंट में, कोई और दूसरे रेवेन्यू एक्सपेंस में हमें लॉस हो जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू पिछले साल पड़ा होगा, तो हम क्या करते हैं उसे P&L में तो नहीं दिखाते और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा देते हैं। तो अगर आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड पे कोई भी खर्चा दिख जाए तो समझ जाओ वो लॉस है। जैसे बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है मशीन, लैंड, बिल्डिंग, चलो ये तो एसेट है, लेकिन आपको दिख जाए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, आपको दिख जाए प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, आपको कोई और एक्सपेंस दिख जाए तो समझ जाओ वो लॉस है, उसे भी हमें बांटना है। तो क्वेश्चन में ऐसे हाईलाइट नहीं करेगा, हाईलाइट नहीं करेगा, आपको समझ जाना है कि एसेट साइड में आ रहा है मतलब लॉस होगा, लायबिलिटी साइड में आ रहा है मतलब रिजर्व होगा, लायबिलिटी साइड में आ रहा है मतलब रिजर्व होगा, प्रॉफिट होगा, एसेट साइड में आ रहा है मतलब लॉस होगा। अब एसेट साइड में सारे लॉस थोड़ी आते, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, बहुत सारी चीजें आती, लेकिन आपको जैसे ही ऑड वन आउट दिखे समझ जाओ ये लॉस है। ऑड वन आउट समझते हो ना? ऑड वन आउट, आप सबने यूनिफॉर्म पहन रखी है, मान लो इसने नहीं पहन रखी, ऑड वन आउट, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा खर्चा है। आपको दिख रही है लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, और बीच में दिख रहा है एडवर्टीजमेंट, बीच में दिख रहा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, समझ जाओ ये लॉस है। और लॉस बांटना है, प्रॉफिट बांटना है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस बांटना है तो पार्टनर्स कैपिटल टू लॉस, और जो भी लॉस के नाम है, P&L है तो P&L, एडवर्टीजमेंट। सर ये गुडविल क्या लिखा है आपने? गुडविल भी अगर बुक्स में अपीयर हो तो वो लॉस है, क्योंकि हमें उसे बुक में दिखाना, तो अगर वो बुक में दिखा रखी है गुडविल, एसेट साइड में दिख रही है, तो मतलब वो लॉस है, उसे भी हमें उड़ा देना है, राइट ऑफ कर देना है। तो रिजर्व बांटने की एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस बांटने की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू लॉसेस। और लॉसेस कितने प्रकार के होते हैं? P&L में लॉस होता है, एडवर्टीजमेंट में लॉस होता है, और गुडविल भी एक प्रकार का लॉस है। ठीक है, तू बताएगी गुडविल क्यों लॉस है? बहुत स्टार्टिंग में चैप्टर शुरू करवाया था तब बताया था, तुम बताओगे? हाँ, गुडविल को क्यों राइट ऑफ करा मैंने? जैसे हटाया ना, ये गुडविल खत्म कर दी मैंने। अभी किसी में बिजनेस में ला ही नहीं रहे अपन, उल्टा बोल गया। अगर हम गुडविल बुक में दिखा रहे हैं तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो परचेज गुडविल नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। और मैंने तुम्हें कहा था AS26 बुक्स में गुडविल दिखाने से मना करता है, इसीलिए बुक्स में अगर गुडविल हो तो आपको उसे राइट ऑफ करनी है, तो गुडविल को राइट ऑफ कर देना, टू गुडविल। सर कैसे पता चलेगा ये सेल्फ जनरेटेड है? आपके 12th क्लास के हिसाब से हर गुडविल को सेल्फ जनरेटेड ही माना है एज पर CBSE गाइडलाइंस। तो आपको जब भी गुडविल बुक्स में दिखे आपको उसे राइट ऑफ कर देना है। क्या कर देना है? इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है गुडविल इफ अपीयर्ड, अगर वो अपीयर्ड है, अपीयर्ड मतलब बुक्स में शो हो रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको गुडविल बुक में शो ही नहीं करनी, बट याद रखना ये जो गुडविल राइट ऑफ करने की बोल रहा हूं ना, ये वो गुडविल नहीं है जो अपन इतने दिन से कैलकुलेट कर रहे हैं, वो तो अपन बुक में शो ही नहीं करते, राइट ऑफ कहां से करेंगे? आज आपको मैंने इतनी गुडविल निकलवाई, रोज गुडविल निकाल रहे हैं, उसको बुक में थोड़ी दिखा रहे हैं, बस निकाल देते हैं आंसर, उसे बैलेंस शीट में थोड़ी दिखाते हैं। तो ये तो वो गुडविल है जो हमने बैलेंस शीट में दिखा रखी है, तो आपको बैलेंस शीट देख के पता चल जाएगा कि गुडविल बैलेंस शीट में आ रही है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में आ रही है तो आपको उसे राइट ऑफ कर देना है, उसे दिखाना नहीं है। तो सबसे पहले रिजर्व बांटने की एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर लॉस बांटने की एंट्री
पार्टनर्स कैपिटल टू लॉस। लॉस कितने तरह के होते हैं? P&L, एडवर्टीजमेंट, गुडविल। ये तो तब की बात है जब हमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सामने देखना सब लोग, अभी हमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना था। कई बार पार्टनर अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये तय करते हैं कि यार अपन लोग तो रिजर्व नहीं बांटते, इतनी मेहनत से अपन ने इतने सालों में रिजर्व इकट्ठे करे और आज एक झटके में अपन ने रिजर्व बांट दिए। और रिजर्व के बिना बैलेंस शीट बहुत खोखली नजर आती है। आज मैं किसी से लोन लेने जाऊं तो ये मेरी बैलेंस शीट हो, तो उसको यहाँ बैलेंस शीट में दिखे ये मेरी कैपिटल, शब्बीर, मुर्तज़ा, अब्देली, ये कैपिटल। और यहाँ पे मैं दिखाऊं जनरल रिजर्व, यहाँ पे मैं दिखाऊं P&L, यहाँ पे मैं दिखाऊं एनी अदर रिजर्व, इसमें पड़े मेरे 5 लाख, इसमें पड़े 7 लाख, इसमें पड़े 15 लाख, फिर हमारी कैपिटल है 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 45 लाख, और इधर हमारे क्रेडिटर है 10 लाख। तो बैलेंस शीट देखने वाले को हमारी बैलेंस शीट कितनी सुंदर नजर आएगी। एक आउटसाइड लायबिलिटी है बस 10 लाख, बाकी सब हमारा ही है, कैपिटल तो हमारी है, ये रिजर्व भी। तो लोन एकदम आसानी से मिल जाएगा, बैंक खुश हो जाएगा देखकर, क्या बैलेंस शीट है यार, क्या बैलेंस शीट मेंटेन करी है बंदे ने, कोई लायबिलिटी नहीं है साला, एक 10 लाख की लायबिलिटी है, और आपने एक झटके में ये रिजर्व भी बांट दिया, ये भी बांट दिया, ये भी बांट दिया और खाली कर दी। तो कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, अरे नहीं यार रिजर्व मत बांटो, रिजर्व तो दिखाओ बेटा, सामने देखो यार, रह जाएगा कंसेप्ट, दिक्कत होगी। जब कह रहा हूं 3 चैप्टर में काम आएगा तो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा, आगे देख लेना कितना काम आएगा, प्लीज सामने देखना। अब वो बैलेंस शीट हो गई खोखली, आपने सारे रिजर्व उड़ा दिए। तो कुछ लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगती, अरे नहीं बांटना हमें तो रिजर्व नहीं बांटना। तो उसका भी एक तरीका है, अगर आपको रिजर्व नहीं बांटना तो एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लो, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रेटरी, जो कल करी थी, गेनिंग पार्टनर टू। इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि आज जो गेनिंग कर रहा है उससे पैसे ले लो और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे दे दो। उससे क्या होगा कि भविष्य में जब आप बांटोगे तब इक्वल बटेगा, तो जब जो गेन कर रहा है वो उसे ज्यादा मिलेगा और सेक्रीफाइस वाले को कम मिलेगा। तो जो गेन कर रहा है आज ही वो हमें पैसे दे चुका है और सेक्रीफाइस वाले को हम पैसे दे चुके हैं, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे आंकड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे आज पैसा मिल गया। लेकिन इस एंट्री में क्या तुमने कहीं रिजर्व लिखा? नहीं लिखा, तो इसका मतलब तुमने रिजर्व को तो छेड़ा भी नहीं। तो इससे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रिजर्व को बिना छेड़े रिजर्व का काम हो गया। तो सर क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये या ये जो बोले वो? अगर वो क्वेश्चन में लिख दे इतने रिजर्व है, इतने हैं, कुछ भी ना लिखे तो बांट देना। और अगर वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखे कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो ये एंट्री करनी है। तो इसका मतलब ये कब लगेगा? व्हेन नथिंग इट इज स्पेसिफिकली गिवन, इट इज स्पेसिफिकली गिवन। अदरवाइज क्या लगेगा? ये लगेगा। ठीक है, तो मतलब नॉर्मली हमें रिजर्व बांटने हैं, नॉर्मली हमें रिजर्व बांटने हैं, क्वेश्चन मना करे तो नहीं बांटने हैं। ठीक है, तो बांटने हैं तो एंट्री क्या करेंगे? रिजर्व टू पार्टनर्स। और लॉस में क्या करेंगे? पार्टनर्स टू लॉस। और नहीं बांटने तो एंट्री क्या करेंगे? एक ही एंट्री, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या एंट्री करेंगे? ये क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ूंगा मैं। ये मैंने अभी तक आपको बात करी जनरल रिजर्व्स की, जो हमने किसी पर्पस के लिए नहीं बनाए थे। अब 2 रिजर्व ऐसे होते हैं जो, ओ भाई ओ तू इधर हो, इधर हो, तू इधर बैठ। आधे घंटे ढंग से सुना नहीं जाता तुम लोगों से? 1 घंटा हो गया क्या मुझे पढ़ाते पढ़ाते? ये तो बात हुई जनरल रिजर्व की, जो मैंने ऐसे ही बना रखे थे, किसी पर्पस से नहीं बनाए थे। मेरे पास 10 लाख रुपए आए, 9 लाख रुपए हमने बांट दिए, 1 लाख रुपए रिजर्व में डाल दिया। अगले साल फिर 15 लाख रुपए आए, 10 लाख हमने बांट दिए, 5 लाख रिजर्व में डाल दिए। तो ये तो वो रिजर्व थे जो मैं ऐसे ही बना रहा था। अब 2 रिजर्व ऐसे होते हैं जो किसी पर्पस से बनाए जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या नाम है इसका? ये रिजर्व बनाया जाता है
किसी वर्कमैन को नुकसान हो जाए, उसके हाथ पांव टूट जाए, तो उसे कंपनसेट करने के लिए स्पेशली फैक्ट्री वाले ये बनाते हैं, नॉर्मल लोग नहीं बनाते, जिनकी क्या होती है, और फैक्ट्री में भी रिस्की काम होता है। अब जैसे मशीनें चल रही है, कुछ हाथ वाथ पे लग गई, पाँव पे लग गई, ठीक है, कुछ ऐसा हैवी काम है उनका कि जिससे कहीं भी लग सकती है, वर्कमैन को कोई नुकसान हो सकता है, तो उनके लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। अब आपका आपस में रेशो चेंज हुआ और आपने ये रिजर्व भी बांट दिया, तो कल उसको लग गई तो कहां से लाके दोगे? तो इसीलिए इसको डायरेक्ट बांटा नहीं जाता, इसके कुछ रूल्स है। इसका रूल नंबर 1, नो क्लेम। अगर कोई क्लेम नहीं है, किसी को लगी नहीं है, कुछ नहीं हुआ, फिर तो बांट दो। फिर बांटने की एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स। रूल तो वही रहेगा, पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो क्रेडिट होगा और कुछ भी उससे लेना है तो डेबिट होगा। तो बांटने की एंट्री क्या होगी? WCR टू पार्टनर्स, और सारी एंट्री ओल्ड रेशो में होगी, ध्यान रखना। किस रेशो में होगी? अबे न्यू रेशो में अगर बांटना होता तो इतनी मगजमारी क्यों करता? ये मगजमारी क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे सब चीज किसमें करनी है, क्योंकि आज रेशो चेंज हो जाएगा, कल से लगेगा नया रेशो, और कल का रेशो तो लगाना ही नहीं है, आज का लगाना है, क्योंकि ये सब आज हो रहा है। तो आज अगर किसी वर्कमैन के हाथ पांव नहीं टूटे, किसी का कोई क्लेम नहीं है, तो ये रिजर्व बांट दो, WCR टू ओल्ड पार्टनर। अब आप में से कोई पूछेगा, सर कल लग गई तो किसी को, परसों लग गई तो, 1 महीने बाद लग गई तो, आप तो खा गए पूरा रिजर्व। तो कल जब उसे लगेगी तो आपको नए सिरे से पैसे मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि आज आपने रिजर्व तो खाली कर दिया। अब कल उसको लग गई, 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ उसको, और आपका रेशो 1:1 है, तो आपको तीनों को 1-1 लाख रुपए अपने घर से लेकर आने पड़ेंगे। और अगर आपको ये सब नहीं करना तो आप बांटो ही मत, इसको रहने दो। तो मैं तो, और अगर आप बांटोगे ही नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन तो तब बनेगा जब बांटोगे, अगर बांटोगे ही नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसीलिए अपन तो यही अज्यूम करेंगे कि इन्होंने ये रिजर्व भी बांट दिया। अब पहला केस जब क्लेम था तो हमने पूरा बांट दिया, क्लेम नहीं था तो हमने पूरा बांट दिया, WCR टू ओल्ड पार्टनर। बराबर एक एक चीज लॉजिक के साथ समझना। अब दूसरा केस जिसमें क्लेम है, लेकिन वो क्लेम हमारे रिजर्व से कम है। जैसे हमने रिजर्व बना रखा है 15 लाख का, लेकिन जो क्लेम आया सामने से, हाथ पांव टूटे, वो टूटे 12 लाख के, तो अब हमें 12 ही देने हैं, लेकिन हमारा रिजर्व तो 15 है। तो एंट्री देखो क्या होगी, WCR 15 और एक नया अकाउंट खुलेगा, क्लेम फॉर वर्कमैन 12। ये क्लेम देना है वर्कमैन को, तो टू क्लेम 12, और रिमेनिंग कितने बचे? 3 लाख, वो ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएंगे। और एंट्री किस रेशो में होगी? एक साथ बोलोगे, ओल्ड रेशो। सारी एंट्री ही ओल्ड रेशो में होगी। किस में होगी? तो WCR अकाउंट डेबिट। यहाँ और यहाँ क्या फर्क है? फर्क देखना। यहाँ थी WCR टू पार्टनर, यहाँ पे क्या हो गई? WCR टू क्लेम टू पार्टनर। बीच में क्लेम आ गया। क्लेम कितने का? वो क्वेश्चन में गिवन होगा। 12 लाख का है तो 12 लाख, 13 लाख का है तो, अगर मान लो क्लेम ही पूरे 15 लाख का है तो WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम 15 लाख, पार्टनर को मिलेगा बाबा जी का उल्लू, बचा ही नहीं कुछ। अब तीसरा केस, ये केस ऐसे बुक में नहीं दे रखे हैं, ये मैंने बनाए हैं, लेकिन ये आपको हर क्वेश्चन में काम आ जाएंगे। बराबर से सुनना, उतार जरूर लेना कॉपी में घर पे जाते ही, फोटो के भरोसे मत रहना, फोटो जने कहाँ जाएगा एग्जाम में। क्लेम अगर रिजर्व से ज्यादा हो, अब मैंने रिजर्व बना रखा था 15 लाख का और वर्कमैन के हाथ पांव टूट गए और वो बिल लेकर आया 20 लाख का। अब मैं ऐसे तो कह नहीं सकता कि मैंने रिजर्व 15 लाख का बनाया है तो मैं तुझे 15 ही दूंगा, तो वर्कमैन बोलेगा तुमने रिजर्व 25 रुपए का बनाया होता तो तुम मुझे 25 रुपए ही देते। भाई मेरा हाथ टूटा है, मेरे सर पे चोट आई है, तुम्हारी फैक्ट्री में ही आई है, ये हॉस्पिटल का बिल है, इसमें बराबर 20 लाख लिखे हुए हैं, दो ना, देना हो तो दो, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो अब अगर मैंने रिजर्व 15 लाख का भी बना रखा है तो क्लेम तो 20 है, देने तो पूरे 20 पड़ेंगे, तो अब 20 देंगे भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, देंगे 20 देंगे। कैसे देंगे ये देखो, WCR अकाउंट डेबिट 15 टू क्लेम 20, क्लेम में तो 20 है, 5 लाख से रिवैल्यूएशन अकाउंट खुलेगा। कौन सा अकाउंट खुलेगा? अब इस नाम पे थोड़ा फेमिलियर हो जाना, क्योंकि बार बार अब यही अकाउंट खुलेगा। क्या नाम है इसका? आप पिछले साल 11th क्लास में कोई भी नुकसान होता था, फायदा होता था तो P&L में डाल देते। कहाँ डालते थे? इस साल थोड़ा सा चेंज होगा। इस साल जब भी हमें एसेट या लाइबिलिटी में कोई फायदा होगा, इनकम या एक्सपेंस में नहीं, एसेट या तो एसेट बढ़ जाएगी या एसेट कम हो जाएगी, या लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या लाइबिलिटी
तो ये दिमाग में रखना। अब हम P&L में नहीं डालेंगे उस पैसे को, रिवैल्यूएशन में डालेंगे। किस में डालेंगे? ये मैं समय आने पे बताऊंगा क्यों। बस अभी याद रखना कि एसेट और लायबिलिटी में कोई भी फायदा या नुकसान होगा, याद रखना। किसमें? तो हम रिवैल्यूएशन खोलेंगे, उस पैसे को हम कहाँ नहीं डालेंगे? P&L में। P&L में नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे? तो देखो WCR 15 लाख, क्लेम 20 का था तो क्लेम में 20 डालो, और बचे हुए 5 लाख से क्या खोल दिया? अब ये रिवैल्यूएशन एक तरीके का लॉस है, 5 लाख का लॉस पार्टनर को भुगतान है, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट डेबिट से खुलेगा और क्रेडिट से। आप में से कोई पूछे तो मैं पहले ही बता दूं कि सर अगर हम यहाँ रिवैल्यूएशन ना लिखे और डायरेक्ट पार्टनर लिख दे तो नहीं चलेगा, रिवैल्यूएशन खोलना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन खोलना पड़ेगा। ठीक है, सीए में होते तो चल जाता, वो लोग डायरेक्ट पार्टनर भी लिख देते हैं, आपको नहीं चलेगा। सीबीएसई वाले कहते हैं रिवैल्यूएशन खोलना जरूरी है, मतलब जरूरी है। इन लोगों का ये मानना है कि आप कोई भी लॉस को डायरेक्ट पार्टनर की कैपिटल से सेट ऑफ नहीं कर सकते, उस लॉस को पहले एक पर्टिकुलर अकाउंट में ले जाना पड़ेगा, फिर वहां से सेट ऑफ करना है, तो रिवैल्यूएशन खोलना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगर सीए वगैरह में हो तो ये डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते, नंबर कटे फालतू क्या काम, इसीलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट पूरा ही लिखा है। तो WCR अकाउंट डेबिट 20 लाख, क्लेम में डालोगे 15, अरे WCR में डालोगे 15, क्लेम में डालोगे 20, ऊपर 5 बचेगा तो किस में डाल दोगे? अब रिवैल्यूएशन लॉस है तो किस में बटेगा? अब लॉस पार्टनर से लेते हैं कि देते हैं? लेने का मतलब डेबिट के क्रेडिट? डेबिट डेबिट, लेने का मतलब डेबिट, देने का मतलब क्रेडिट। समझ गए? इस पूरी पार्टनरशिप में ये रूल तो जमीन और आसमान एक हो जाएंगे तो भी ये रूल चेंज नहीं होगा। कौन सा रूल? कि पार्टनर को कुछ भी देना है तो क्रेडिट, उससे कुछ भी लेना है तो डेबिट। समझ में आया? ये मैंने आपको एक स्पेशल रिजर्व पढ़ाया जिसका नाम था, एक बार फास्ट फॉरवर्ड वापस देखेंगे। अगर कोई क्लेम नहीं है तो पूरा बांट दो, WCR टू पार्टनर्स। अगर क्लेम है तो पहले क्लेम में डालो फिर बांटो, तो WCR डेबिट टू क्लेम टू पार्टनर्स। WCR में 20, क्लेम में 15 और बाकी 5 पार्टनर। लेकिन अगर क्लेम ज्यादा हो, WCR कम हो, तो फिर WCR में डालो 15, क्लेम में डालो 20 और 5 से क्या खोल दो, और वो रिवैल्यूएशन को खोल के बंद भी कर दो। तो पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन डेबिट से खुलेगा, क्रेडिट से बंद हो जाएगा। रिजर्व में 60, क्लेम में 40, 20 पार्टनर में। अब पार्टनर ए और बी है तो 2A 2B, और उनके ओल्ड रेशो में, सारी एंट्री ओल्ड रेशो में होगी सारी। अब एक स्पेशल रिजर्व की और बात करते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या नाम है? आज आपको पता है कंसेप्ट डे है, क्वेश्चन नहीं होंगे। आज कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम? रिजर्व्स एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट। सबसे पहली स्लाइड में क्या पढ़ाया? आर्यन में बाहर निकाल दूंगा। पहली स्लाइड में क्या पढ़ाया? सिर्फ रिजर्व को बांट दो। कौन से रिजर्व को? नॉर्मल, जैसे जनरल रिजर्व, P&L। दूसरी स्लाइड में क्या पढ़ाया? स्पेशल रिजर्व। स्पेशल रिजर्व में कौन सा पढ़ाया? WCR। अब एक और तीसरी स्लाइड में क्या पढ़ेंगे? एक और स्पेशल रिजर्व, इसका नाम है, ये रिजर्व बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू की फ्लक्चुएशन को कंपनसेट करने के लिए। जैसे आज मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, अब गोल्ड की वैल्यू बार बार फ्लक्चुएट होगी। शेयर्स में इन्वेस्ट किया और ज्यादा फ्लक्चुएट होगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, फ्लक्चुएट होगी। जैसे आज मैंने कोई चीज ली 100 रुपए और शेयर मार्केट में उसका भाव हो गया 102 रुपए, तो बढ़ गई, अच्छी बात है। लेकिन आज मैंने कोई चीज ली 100 रुपए में और शेयर मार्केट में वो चीज 95 की हो गई, 5 रुपए से लॉस हो। तो इस तरह की चीजों के लिए भी कुछ ऐसे निवरे लोग होते हैं। WCR तो एकदम जेन्युइन है, ये कौन बनाता होगा रियल लाइफ में? अब उसकी वैल्यू में गिरावट हो रही है तो हो रही है, नुकसान भी है तो मेरा है, फायदा भी है तो मेरा है, उसके लिए क्या रिजर्व बनाओ। अब बनाते हैं कुछ लोग, फालतू लोग, तो बनाओ। तो अब उस रिजर्व का क्या करना है? उस रिजर्व को भी बांटना है। IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के। अगर कोई रिडक्शन नहीं है, मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट में 1 लाख लगाए थे अभी भी इसकी वैल्यू 1 लाख ही है, उसमें ना तो कोई बढ़ोतरी हुई है ना कोई गिरावट हुई है, ना कोई ना इंक्रीज हुआ है ना, तो बांट दो। अब केस 2, रिडक्शन हुआ है लेकिन रिडक्शन या तो रिजर्व के बराबर है या रिजर्व से कम है।
तो मतलब IFR अकाउंट डेबिट 50,000, रिडक्शन हुआ 20,000 का, तो वो रिडक्शन इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो यहाँ पे कोई क्लेम विलेम नहीं लिखना है, इन्वेस्टमेंट लिखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। कितने से कम हुई? 20,000 से। तो WCR IFR अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट 20,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 20,000 से कम हुई, तो टू इन्वेस्टमेंट 20,000, 50 में से 20 गए, कितने बचे? 30,000। वो किस में बढ़ जाएंगे? पार्टनर। अब अगर मान लो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 से कम हो जाती, तो IFR अकाउंट डेबिट 50,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, बाबा जी का ठुल्लू, किसको? पार्टनर को। तो पार्टनर को, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोनों में? पार्टनर को तभी मिलेगा जब कुछ बचेगा। अगर WCR में भी क्लेम में पूरा पैसा चला गया तो पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। IFR में भी अगर इन्वेस्टमेंट में पूरा पैसा चला गया, कम हो गया, तो फिर पार्टनर को, मतलब बोलो मेरे साथ, पार्टनर को सेकंड प्रेफरेंस देना है क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व है। ये पहले उन पर्पस में काम में आएंगे जिनके लिए ये बनाए गए हैं। अब जो भी बोला पूरा मुझसे बोलो तो। पार्टनर को सेकंड प्रेफरेंस देनी है क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व है। ये पहले उन पर्पस में लगाए जाएंगे जिनके लिए इन्हें बनाया गया है। तो पार्टनर इनका दूसरा प्यार है। इनका पहला प्यार कौन है? जिनके लिए ये IFR किसके लिए बनाया गया है? इन्वेस्टमेंट के लिए। और WCR किसके लिए बनाया गया है? वर्कमैन के लिए। तो WCR का पहला प्यार कौन है? वर्कमैन। उनमें से पहला पैसा कौन लेगा? वर्कमैन लेगा। दूसरी बार बच जाएगा तो कौन लेगा? पार्टनर। यहाँ पे भी इसका पहला प्यार कौन है? इन्वेस्टमेंट। पहले इसकी गिरावट किस में जाएगी? इन्वेस्टमेंट। अगर कुछ नहीं हुई तो किसको मिलेगा? क्या बात है, समझ में आया? तो अगर कोई रिजर्व में रिडक्शन नहीं है तो IFR टू ऑल पार्टनर, अगर रिडक्शन है तो IFR टू इन्वेस्टमेंट टू ऑल पार्टनर। ये भी हो गया भाई साहब। अब यहां रिडक्शन ज्यादा है और रिजर्व कम है, रिडक्शन ज्यादा है तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कम हुई 50 से 60 से, तो इन्वेस्टमेंट में 60 डालो, IFR में 50 डालो, फिर 10,000 का फर्क है तो 10,000 से क्या खुल जाएगा? सेम चल रहा है ना, सेम, बिल्कुल सेम चल रहा है। तो यहाँ पे भी 10 से क्या खुल जाएगा? अब रिवैल्यूएशन खुला है तो बंद भी होगा, जो इस धरती पे आया उसे ऊपर जाना भी होगा। जाओ, रिवैल्यूएशन डेबिट से खुला है, क्रेडिट से, तो डेबिट में कौन आएंगे? ऑल पार्टनर्स। कौन आएंगे? किस रेशो में? सारी ही एंट्री किस में होंगी? ये IFR हो गया। अब सर WCR में आपने 3 केस पढ़ा है, IFR में भी 3 केस हो गए, इसमें एक केस ज्यादा है। एक केस ज्यादा क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ही थोड़ी होती है, बढ़ भी सकती है। तो इसमें एक केस और बन गया, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बन गया? ये 3 केस तो किसके थे? केस बोलो। अब ये केस किसका है? अब मान लो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, तो बढ़ गई है तो बढ़ाओ। अब जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही थी तो रिवैल्यूएशन में डाल रहे थे, तो बढ़ेगी भी तो वही डालोगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बढ़ेगी, एसेट बढ़ती है तो बोलो, बोलो यार, बोलो। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो नीचे क्या आएगा? और खुला है तो बंद भी होगा। अब रिवैल्यूएशन टू सब ओल्ड पार्टनर में बंद होगा। और किस रेशो में? अब सर ये तो आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाया, लेकिन हमने IFR भी तो बना रखा था, उसका भी तो कुछ करो, वो बांट दो, वो फ्री है। जैसे यहाँ बांटा था IFR टू, तो यहाँ पे भी क्या होगा? IFR टू, क्योंकि अब IFR किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि IFR हमने बनाया था बांटने के लिए, बांट दो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में रिडक्शन तो आया ही नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में तो उल्टा इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे भी CA में और यहाँ पे एक सॉल्यूशन में फर्क है। मुझे यहाँ पे भी CA वाला थोड़ा ज्यादा सही लगता है। CA वाला सॉल्यूशन ये कहता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी थी ना, वो भी आप IFR में डालो, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन के लिए ही तो बनाया था आपने, तो आपको रिवैल्यूएशन खोलने की जरूरत ही नहीं थी। आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिवैल्यूएशन की जगह IFR में डाल दो। अब जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 से बढ़ी, तो आप एंट्री करो इन्वेस्टमेंट टू IFR 50,000। अब आपके IFR में 1 लाख पहले से पड़े हुए थे, 50 और आ गए, 1.5 आ गए, वो 1.5 पूरे बांट दो IFR टू ऑल पार्टनर। तो ये 2 एंट्री मिक्स होकर एक ही हो जाएगी, और जो आपने 3 करी वहां पे 2 ही करनी पड़ती। समझे क्या बोला मैंने? नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो CA करेगा वो समझ लो, बाकी छोड़ो। ठीक है, क्या बोला मैंने
कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 50,000 से बढ़ रही है तो आप इन्वेस्टमेंट को 50 से बढ़ाओ। नीचे रिवैल्यूएशन मत लिखो, नीचे आईएफआर ही लिखो, क्योंकि वो पैसा भी तो आईएफआर में ही जाना चाहिए। अब आपने 50,000 आईएफआर में डाल दिया, अब आईएफआर में ऑलरेडी 1 लाख रुपए पड़े हुए थे, 50 और डाले आपने तो कितने हो गए? 1.5। वो 1.5 लाख रुपए पार्टनर में बांट दो। तो एंट्री करो आईएफआर टू पार्टनर कितने से? 1.5 से। तो ये 50 से एक्स्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, लेकिन अभी यहाँ नहीं। अब ये जो मैंने लास्ट 2 मिनट में बोला इसको इरेज कर दो, इरेज। 12th क्लास में क्या याद रखना है? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर, आईएफआर टू ओल्ड पार्टनर। ये मैंने आपको कंप्लीट रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ाया। पहले जनरल रिजर्व वगैरह की बात करी, फिर डब्ल्यूसीआर की, फिर आईएफआर। किसी भी केस में, किसी भी एंट्री में इतना सा भी डाउट हो तो प्लीज पूछो। क्या? डब्ल्यूसीआर और आईएफआर हाँ आ सकते हैं। अब ये जितने भी केस पढ़ाए हैं ना, तो तुम समझ गए होंगे कि ये चारों केस नहीं लग सकते, चारों में से एक ही तो लगेगा। या तो रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा, या रिड्यूस रिजर्व से ज्यादा होगा या रिड्यूस रिजर्व से, सब एक साथ कैसे हो सकता है? हाँ, एक ही क्वेश्चन को 4 केस बना के डाल दूं तो अलग बात है, बट एक क्वेश्चन में एक बार में एक ही केस लगेगा, चारों केस। पीछे समझ में आया गणेश? हाँ, मैं पूछूंगा कल भाव्य यहाँ पे, मैं कल पूछूंगा, सही बोल रहा हूं मैं? हाँ, तुम्हें यहाँ पे विनय बाबू कौस्तुभ, मजा आ रहा है? मोदी जी आ रहे नहीं आ रहे? समझ में आ रहा है? समझ में ज्यादा आ रहा है कि मोदी जी ज्यादा आ रहे हैं? इधर आ तो इधर आ, तेरे को लेके जाऊं मैं, केतु नहीं बोल। चलो धन्यवाद, काफी आज के लिए, बंद कर दो भाई।